Okay, so till then, what you can do is कि बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ज्यादा बॉदर कर रहे हैं. So in paper one, which are the questions that have bothered you the most? आपको इसका सोल्यूशन भी मैंने भेजा था. होपफुली आपने वॉच किया है. और उस सोल्यूशन के बाद अगर आपको समझ गया तो अच्छी बात है. Otherwise, I'm going to explain the crux points. 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 17. Okay. Also, we are going to start. So, what I'm going to do is कि सभी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ब्रीफ अप करता जाता. और जो क्वेश्चन आपको ज्यादा बॉदर किया है, समझाने के बावजूद भी नहीं समझता, मतलब सोल्यूशन के बाद भी आपको अगर क्लियर नहीं है, तो आपको बोलने का. पेपर थोड़ा सा टफ साइड पे था, तो अगर आपको हार्ड लगा है, इट्स क्वाइट नेचुरल. और अगर आपको बहुत इजी लगा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग द ग्रेट. सो depending upon how you find it, you can evaluate yourself. Question number 1, it was based on a concept of angular momentum. और इसने आपको angular momentum पूछा है. So दो पार्टिकल्स हैं, 1 और 2, उनकी वेलोसिटीज गिवन है और 4 ऑप्शन में आपको आइडेंटिफाई करना था. सो पहला जैसा बोलता है एंगुलर मोमेंटम L1 ऑफ पार्टिकल 1. सो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम चाहिए. फिर किसके अबाउट ए. सो यू नीड टू रीड द लैंग्वेज कि फर्स्ट पार्टिकल का ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है. सो दैट्स द फर्स्ट पार्टिकल, दैट्स इज 1 ए पॉइंट. सो L ऑफ 1 अगर आप लिखते हो तो अपने पास लिखने का क्या तरीका है, मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे. इसके साथ साथ उस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करा देंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पता करने की कोशिश करेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आपको डी नजर आ रहा है, तो ये एम वी इंटू डी वन है. सो डी वन के बराबर हो जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट पॉइंट इज गोइंग टू बी एम वी डी वन. तो ये भी बोल रहा है एम वी डी वन इंटू ई. व्हाट इज दिस ई, उसके बारे में लास्ट में लिखा है कि जहां पर ई रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट वेक्टर जो कि आउटवर्ड पेपर के आ रहा है. हमको ये देखना होगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो ए पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो ये इस तरह से इस सेंस में रोटेट कराएगा. ए कंसीडर ए एज अ सेंटर, देन ट्रीट दिस वेलोसिटी. फिर देखिए कि किस सेंस में ले जाएगा. ऑफ कोर्स इस सेंस में नहीं ले जाएगा. कैसे समझते हैं उसको भी, अगर आपको एक स्लाइटली डाउट भी चलता है तो मैं बताता. आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, एक अलोंग द लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द लाइन. अलोंग द लाइन जो आएगा ये वाला कंपोनेंट, ये रोटेट नहीं कराता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोटेट कराता है. तो वहां से डायरेक्शन क्लियर हो जाती है. तो यहाँ से अपने को ये पता चलेगा कि ये आउटवर्ड आएगा. क्यों, क्योंकि दिस इज रोटेटिंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो आउटवर्ड को हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, डॉट बना करके सर्कल बनाते हैं. तो इसने ई बोला है तो आप ई लिख दीजिए. फिर आप देखिए ऑप्शन ए क्या सही जा रहा है, तो आप बोलोगे यस ये करेक्ट जा रहा है. देन सिमिलरली आप आगे बात कर सकते हो. जब टू पार्टिकल पे जाओगे तो टू की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेनी होगी. इसने R2 वर्ड यूज किया है, तो इसलिए आप सेकंड को गलत बोल देंगे क्योंकि R2 इज रॉन्ग. R2 की जगह D2 आना चाहिए था. फिर हम डायरेक्शन देखते हैं. फिर बोलता है कि टोटल बताइए. सो आप देखोगे जो सेकंड का डायरेक्शन होगा ए के अबाउट वो क्लॉकवाइज है, फर्स्ट का एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों अपोजिट है, तो बीच में माइनस साइन आना चाहिए था. एक तो ये इशू बना. दूसरा R1 और R2 ना होकर के D1 D2 होते, इसलिए आप इसको गलत बोल देंगे. यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, D2 D1 भी आ रहा है, फिर D2 को बड़ा दिखाया जा रहा है. इसका मतलब इस डायरेक्शन को डोमिनेट कराएंगे. ये डायरेक्शन इनटू है, इसलिए इनटू वाला दैट मींस क्रॉस वाला सिंबल लगाएंगे. सो ये भी करेक्ट जा रहा है. और अगर आपने ये सब रीड करके आंसर लगाया, दैट्स परफेक्ट. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट. सो एंगुलर मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन पर क्वेश्चन बेस्ड था. इसके बाद देयर इज अ सेकंड प्रॉब्लम. ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है, इस पे बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो ऑब्जेक्ट आपको डिसाइड करना होता है. पता चल गया. इसको रिलीज किया जा रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, दैट मींस नो फ्रिक्शन. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसको रिलीज कर रहे हो तो रेस्ट कंडीशन से, जैसा फिगर में दिखाया गया है. इनिशियली ये 60 डिग्री एंगल है, सारा कुछ पिक्चर में क्लियर है. फिर आपको आंसर देना है. Acceleration of center of mass just after the release, acceleration of center of mass
जस्ट आफ्टर द रिलीज, यानी ए और बी पॉइंट सेम है, बस आपको वैल्यू चेक करनी है। इसके बाद कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन, फिर कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन। पॉइंट बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चंस करने हैं, यानी दो ऑप्शंस करेक्ट आएंगे, दो इनकरेक्ट आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए अच्छे होते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि दो ही करेक्ट होंगे, दो इनकरेक्ट होंगे, तो मल्टी करेक्ट में हमारे लिए हेल्प हो जाती है। सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए इसका बीडी बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले तो मैं जनरल वाला तरीका बता देता। आप क्या कीजिए कि इसके सेंटर ऑफ मास आप इसका बीडी बनाइए सबसे पहले। सो व्हेन यू ड्रॉ दैट बीडी, यू विल फाइंड कि एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा। यू विल रियलाइज कि यहाँ पर एक mg का फोर्स लगेगा, इसके अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सो ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। सिंस द फोर्सेस आर इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, hence center of mass must be moving downside. It can't move up, so it has to go down. So ACM जो आएगा वो डाउन साइड आएगा। लेकिन सिंस ये हिंज नहीं है एंड पॉइंट पर, इसलिए ये रोटेट भी करेगा, तो साथ ही साथ इस तरह से अल्फा भी आएगा। तो आप ए और अल्फा को एज्यूम कर लेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इसके बाद आप इसको सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या इक्वेशन बनाएंगे, मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू MACM, दैट्स न्यूटन्स लॉ। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन, F इज इक्वल टू ma। फिर हॉरिजॉन्टल में कोई इक्वेशन वैलिड लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, सो 0 इक्वल टू 0। इसके बाद अब आएंगे टॉर्क इक्वेशंस में। सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क निकालिए। सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क किसका आएगा, टॉर्क आएगा नॉर्मल रिएक्शन का। mg का टॉर्क आएगा नहीं, और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आई अल्फा के बराबर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन, टॉर्क कैसे लिखा जाता है, यू नो बेटर। आई कैसे लिखना है, यू नो बेटर। वहां से अल्फा निकाल लेंगे, आपको एसीएम और अल्फा मिल जाएगा। हालांकि अभी कंप्लीटली नहीं मिलेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी अपना रोल प्ले कर रहा होगा। फिर क्या करना है, फिर आपको अल्फा और एसीएम में एक रिलेशन बताना है। तो एक कंस्टेंट रिलेशन जो कॉमन सेंस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, वो कंस्टेंट है, वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, दैट कैन नॉट गो इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। सो इस कंस्टेंट इक्वेशन को लगा देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके एक्सेलरेशन को ड्रॉ करना होगा। सो ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और बी पॉइंट दूसरे एंड वाले को देते हैं। तो ए पॉइंट के पास कौन कौन से एक्सेलरेशन रहेंगे, रॉड ऐसा बना हुआ है, मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। रॉड का ये छोटा सा पोर्शन में बना रहा हूँ एंड इस पर आप एक्सेलरेशन शो करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे थे, एक एसीएम था और दूसरा अल्फा था। अगर आपको ये एक्सेलरेशन पता होते हैं तो आप किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल पाते हो, बिल्कुल निकाल पाते हो। सो ए पॉइंट पर एक बॉटम डाउनवर्ड जाएगा जो कि एसीएम आएगा। ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का वही होता है। रोटेशन से जो आएगा, जो लाइन आपने बनाई रॉड की उसके परपेंडिकुलर जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो L/2 इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगी। ना इस पॉइंट का, ए पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन आपके सामने है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को इक्वेट करा दो। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट करना चाहोगे तो आपको इस एल अल्फा बाई 2 के दो कंपोनेंट्स करने चाहिए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इससे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो ए पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो कि थीटा के टर्म में निकल के आएगा। आप थीटा को ड्रॉ कर लीजिए, ये एंगल थीटा था आपका, अगर ये थीटा था तो 90 माइनस थीटा रहा होगा, और फिर ये 90 था तो ये थीटा रहा होगा, सो दैट विल बिकम थीटा। सो दिस विल बिकम L/2 sin थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा L/2 cos थीटा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाने की मैंने कोशिश की है, हालांकि टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट आपको इक्वेशंस लिखना आएगा और आप उसको सॉल्व जरूर कर पाएंगे। कंस्टेंट क्या अपने पास, कंस्टेंट ये है कि ACM मस्ट बी इक्वल टू L/2 अल्फा इनटू cos थीटा, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ अगर आप केयरफुली वॉच करो तो अपने पास थ्री इक्वेशंस है, थ्री अननोन है, थ्री इक्वेशंस हैं, थ्री अननोन है। और वो अननोन्स क्या क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन अननोन है, दूसरा अल्फा अननोन है, तीसरा एसीएम अननोन है। दीज आर द अननोन्स। आप नॉर्मल रिएक्शन भी बता सकते हो, अल्फा भी बता सकते हो, एसीएम भी बता सकते हो बाय मैनिपुलेटिंग दीज इक्वेशंस। और इसके बाद फिर कोई भी इक्वेशन आएगा, अल्फा बताना, ए बताना, वो सारी बातें आप कर सकते हो।
इसमें कोई स्टेप पे आपको इशू बना हो तो आप बता सकते हो. हाउ दैट L/2 अल्फा केम. सिंस ये बॉडी है रोटेट कर रहा है तो किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्लस रोटेशनल एक्सेलरेशन आता है वेक्टर सम. तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ACM था. और अगर L/2 क्योंकि रॉड की लेंथ अगर L है तो सेंटर ऑफ मास से A पॉइंट की डिस्टेंस L/2 हो जाएगी. तो R अल्फा करके एक्सेलरेशन आता है रोटेशन से और ACM आता है ट्रांसलेशन से. इन दोनों का हम वेक्टर सम करते हैं A टोटल निकालने के लिए ड्यू टू दीज एक्सेलरेशंस. जिस तरह से आप वेलोसिटी निकालते थे ट्रांसलेटरी वेलोसिटी प्लस रोटेशनल वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट. सिमिलरली हम एक्सेलरेशन की भी इसी तरह से बात करते हैं. सिंस ये अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए सेंटीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं आएगा. यही केवल दो एक्सेलरेशंस होंगे. ये बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी डिस्कस किया और ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है. एक पार्ट पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी ACM निकालना है. तो एक आंसर आपका ACM हो गया. फिर दूसरा पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जस्ट आफ्टर. ये जस्ट आफ्टर की सिनेरियो है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज α/2 इनटू अल्फा भी लगाएंगे L α/2 sin थीटा. ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कांटेक्ट पॉइंट का हो जाएगा. तो आपने अल्फा निकाला L/2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए. थीटा आपको पता है आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा. तो जो ब्रैकेट में दो टर्म्स मैंने लिखे वो आपके आंसर से आप सॉल्व कर सकते हो. आप आंसर निकाल सकते हो. अगर इसको आप शॉर्ट में करना चाहते हो जो सोल्यूशन में दिया है मैंने वो काफी शॉर्ट में आप उससे जल्दी निकाल सकते हो. और इस पे आप यूज कर सकते हो द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. अगर आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो कैसे काम करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ. लेकिन वो आप तभी लगाइए जब आप ये पहला मेथड भी लगा पाए क्योंकि फर्स्ट मेथड आपके लिए बेसिक जनरल मेथड है और इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया. वो आपको हर एक क्वेश्चन में आना चाहिए इररिस्पेक्टिव बाकी कुछ कर पाते हो या नहीं. सो आप देखोगे कि ये गारंटीड है कि अगर इसको मैंने A माना है या B माना है मैं अलग से इसका फिगर बना रहा हूँ. और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर आएगा नो मैटर व्हाट. सेंटर पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउन साइड आएगा नो मैटर व्हाट. ये दोनों हम लोग डिसाइड कर चुके हैं. अगर हम लोग एक्सेलरेशन डिसाइड कर पाते हैं ना तो फिर हम सेंटर ऑफ रोटेशन भी एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं जैसे हम वेलोसिटी से यूज किया करते थे. तो आप क्या कीजिए कि ऐसे एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ कीजिए. इस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ कीजिए और ये पूरा का पूरा बॉडी इस पॉइंट के अबाउट ये जो पॉइंट है आपका P इसके अबाउट इस तरह से किसी अल्फा से रोटेट कर रहा होगा. सो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो स्टोरी ओवर हो जाती है. इसके बाद आपको क्या करना है इस P पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लगा दीजिए. प्योर रोटेशन केस है ऐसे प्योर रोटेशन. In case it is a pure rotation, so torque about P must be equal to I about P into alpha. केवल एक इक्वेशन से आपके सारे आंसर आ जाएंगे. अल्फा अगर आपको पता चलता है तो स्टोरी इज डन. एक बार यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे. अल्फा निकालने के लिए टाउ आपको पता चल जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 आएगा क्योंकि उसी से पास हो रहा होगा. mg का टॉर्क आएगा केवल वो आप जानते हो. देन व्हाट टू डू आईपी कैलकुलेट करना आपको आता है. रॉड का सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे अल्फा निकलेगा. अब आपको ACM निकालना होगा. ACM भी इसी से आ रहा होगा. फिर आप इतना एज्यूम कर लीजिए कि ये डिस्टेंस x है ये डिस्टेंस y है. ये भी निकाल सकते हो L और थीटा को यूज करते हुए. So what the ACM will become? ACM is going to be the distance into alpha. What is AA? Acceleration is going to be distance into alpha. दोनों आंसर आपके सामने. B पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछेगा तब भी आप इसी को यूज कर लोगे और डायरेक्टली आप बता सकते हो. तो यहाँ पे कैलकुलेशन कम है आप इसके साथ जा सकते हो क्योंकि सारी स्टोरी एक इंस्टेंट की चल रही है. जब कभी सारी स्टोरी एक इंस्टेंट की चल रही होती है तो वी आल्सो लुक आफ्टर और लुक फॉर दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशन मोशन करता है. सो अब दोनों मेथड से इसका आंसर निकालिए. इसके बाद आपको उसका दोनों मेथड आपको आ जाएंगे. तो सेकंड वाज अ बिट चैलेंजिंग और अच्छा भी था. क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है कि आप को थोड़ा सा हार्ड गया हो. तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हालांकि क्लास में
क्लियर कट या फिर ऐसा बोल लो कि एक्सप्लिसिटली डील नहीं किया था, इम्प्लिसिट रहा है। कई बार क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको देखा है, उसका यहाँ पर यूज है। देखो इसने बोला है कि रोलिंग हो रहा है, एक व्हील है जो रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पर या प्लेन पर है। एक किसी इंस्टेंट की स्टोरी है, वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a सेंटर ऑफ मास का आपको दिखा दिया गया है। सिंस ये रोल कर रहा है तो रोलिंग कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो स्लाइड नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टोरीज। फिर आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन बताइए, बहुत सारे पॉइंट्स का, जैसे ए पॉइंट का बताना है, बी पॉइंट का बताना है, सी के बारे में बात करना है, किसी और पॉइंट के बारे में बात करना है। तो जब आप ए पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में बात करोगे तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन में सिंस ए पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है तो आप पाओगे कि ये इसके साथ साथ क्या होगा, अल्फा भी चल रहा होगा, ओमेगा भी चल रहा होगा, ये स्टोरी तो चल ही रही होगी। और ए इज इक्वल टू आर अल्फा वैलिड होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड होगा। आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये दोनों वैलिड हो गए क्योंकि उसकी वेलोसिटी को जीरो रहना है और फ्यूचर में भी जीरो रहना है। तो किसी इंस्टेंट पे जीरो होता है, ये मैं पॉइंट फिर से मैं बोल देता हूँ क्योंकि अब में से कुछ को डाउट हो सकता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो होता है ना, वो उस इंस्टेंट पर बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को जीरो क्लेम करने में हेल्प करता है। फ्यूचर में ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है ए और अल्फा कैसे रिलेटेड है, क्योंकि फ्यूचर में वेलोसिटी चेंज हो सकती है ए के अकॉर्डिंग और ओमेगा चेंज हो सकता है अल्फा के अकॉर्डिंग। सो फ्यूचर की गारंटी ए इज इक्वल टू आर अल्फा देने वाला है, इंस्टेंटेनियस गारंटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा देता है। सिंस यहाँ पर रोलिंग चल रही है इसलिए दोनों एक साथ होंगे, इसलिए मैंने v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा दोनों को अप्लाई किया। अच्छा, ए पॉइंट के एक्सेलरेशन को नोट करते हैं। जब ए पॉइंट के एक्सेलरेशन को नोट करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा a एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा r अल्फा, बोथ आर इक्वल सो दे विल नलिफाई ईच अदर, so there will be no acceleration in the horizontal direction. Moreover, आप देखोगे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट एक सर्कल पे चल रहा होगा सेंटर के रिस्पेक्ट में। सिंस ये सर्कल पे चल रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो एंगुलर वेलोसिटी से जब कोई पार्टिकुलर सर्कल पे चलता है तो टूवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन लगता है और उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि आर ओमेगा स्क्वायर से लिखा जाता है। सो जो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर। सो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, केवल वर्टिकल सर्वाइव कर रहा है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो हम अभी तक एक्सेलरेशन का मतलब समझते थे वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपेयर किया करते थे, लेकिन अगर कभी टोटल एक्सेलरेशन वर्ड यूज करें तो आपको ये भी देखना है कि क्या उसके पास ओमेगा है। अगर ओमेगा है इसका मतलब वो सर्कल पर भी है, अगर वो सर्कल पर भी है there is going to be a centripetal acceleration as well apart from those other accelerations which are coming because of a and alpha. तो ए सही हो जा रहा है। बी के बारे में बोल रहे हैं, बी में बी वर्टिकली डाउनवर्ड, बी को देखते हैं। बी के पास एक एक्सेलरेशन इधर आएगा, दूसरा एक्सेलरेशन डाउन साइड आएगा, ये होगा आपका ए, ये होगा आर अल्फा, दोनों बराबर होंगे। साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन इधर भी आएगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल वाला, आर ओमेगा स्क्वायर और समथिंग। ये तीन एक्सेलरेशंस एक्ट कर रहे होंगे बी पॉइंट पर। अब आपसे बोला है मे, दैट मींस इट इज लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज। आपको मैग्नीट्यूड्स नहीं नोन है तो पॉसिबिलिटीज में आपको सारा कुछ लेके चलना है। सो ऐसा हो सकता है कि ए और आर ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे को सपोर्ट बैलेंस कर ले जाए। तो अगर ए और आर ओमेगा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख दो तो आर ओमेगा स्क्वायर, सो आप पाओगे कि वर्टिकली डाउन साइड हो सकता है, तो आप इसको ही मार्क कर दोगे। C cannot be in horizontal direction. Look at C. C के साथ क्या चल रहा है? C का एक एक्सेलरेशन इधर आएगा A, एक एक्सेलरेशन इधर आएगा R अल्फा, एक एक्सेलरेशन डाउन साइड आएगा R ओमेगा स्क्वायर। आप पाओगे कि इसका हॉरिजॉन्टल हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं हो सकता है। Why? Very simple reason. क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है, तो इसलिए नहीं हो सकता हॉरिजॉन्टल, यानी ये भी सही जा रहा है। Then after you are looking for the this D point, so D point के बारे में बात कर लेते हैं। Some point on the rim may be horizontal leftwards. So acceleration, क्या रिम पे कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पर horizontal leftward डायरेक्शन में एक्सेलरेशन horizontal हो जाए और leftward डायरेक्शन में हो जाए? तो आपके पास 3 एक्सेलरेशन है, उनकी डायरेक्शंस बदल रही है, मैग्नीट्यूड आप कुछ भी ले सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो कि क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड।
अगर आपको लेफ्टवर्ड चाहिए तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चाहिए तो वर्टिकल एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, और वर्टिकल कैंसिल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो आप कॉमन सर्च लगाएंगे और थोड़ा सर्च वर्च करेंगे तो मेरे पता चलेगा। मैं अलग से पिक्चर बना देता हूँ, उसमें देखेगा नहीं आप, और ट्राई एंड एरर देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, सो यहाँ पर कौन कौन से एक्सेलरेशन आएंगे, एक इधर आएगा ए, एंड अनदर विल गो लाइक दिस, R alpha, another will go like this, and that is going to be R omega square something like। क्या इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है? रिजल्टेंट तो आप बोलोगे पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। कैसे आ सकता है? आप बोलोगे कि ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट अगर एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं और साथ ही साथ इन दोनों के कंपोनेंट का सम आर अल्फा से बड़ा हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी है। इसका कंपोनेंट दोनों इस तरफ एड अप करेंगे, अगर ये बैलेंस करके इनका सम इससे ज्यादा हो गया तो आप पाओगे कि टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाई कर सकता है और लेफ्टवर्ड भी लाई कर सकता है। हालांकि आपको ये भी चेक करना होगा कि आपको इतना पता है कि ए और आर अल्फा आपस में बराबर है, तो ये जो कंपोनेंट आर अल्फा का आएगा वो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आर ओमेगा स्क्वायर ऐसा हो सकता है कि जिसका कंपोनेंट मिल करके ए से ज्यादा हो जाए, पॉसिबिलिटी है। सो you can find a point on somewhere on the ring, on this ring or rim, जिस जहां पर आपको horizontal leftward acceleration मिल जाए। Since it is talking about the possibility, maybe, yes, maybe, correct कर दोगे आप इसको। Okay, so that was the third question that we discussed. Let's go for the next question. Question number 4. That's also good one. Talking about the energy. ये एप्लीकेशन है, जितना आपने लर्न किया उसी चीजों का एप्लीकेशन आ रहा है। अब इसके ऑप्शंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, और वो भी काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट की या पूरी बॉडी की नहीं बात कर रहा है, सेक्टर्स की बात कर रहा है। कुछ पोर्शन की कितनी होगी, कुछ पोर्शन की कितनी होगी। सो उस काइनेटिक एनर्जी को आपको कंपेयर करना है। दूसरा ये पॉइंट है कि आपको निकालना नहीं है कि किसकी कितनी होगी, यू नीड टू जस्ट कंपेयर इट। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। You are writing something ICR, and for this option D can't be the answer। हाँ, चेक करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हो तो वी आर जस्ट चेकिंग इट। मैं आपको पहले एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सोचते हो तो कैसे डिसाइड करते हैं कि किसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो, कौन से सेक्टर्स की, तो इसने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया है, सिमेट्रिकली और सिस्टमैटिकली। सिंस ये रोल कर रहा है, और तो यहाँ पे एक वेलोसिटी आएगी, तो ये भी वेलोसिटी आएगी। अब आप जानते हो कि हर एक पॉइंट्स के पास अलग अलग वेलोसिटीज आती हैं, और ये क्वेश्चन बेसिकली उस पॉइंट से रिलेटेड है जो हम लोगों ने बात की थी कि कुछ पॉइंट्स पकड़े थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर वेलोसिटी आर ओमेगा ऐड अप होता है, कहीं पर आर ओमेगा सबट्रैक्ट होता है। तो आप देखोगे कि अगर हम क्वाड्रेंट वाली बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो इन जनरल आप पाओगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस पर किसी पॉइंट की वेलोसिटी के लिए एक इधर v जा रहा होगा और दूसरा आर ओमेगा इधर कहीं आ रहा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो या तो ऐड हो रहे होंगे वेक्टोरियली या फिर डायरेक्शनल वाइज, तो वो अपोजिट पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर जाओगे कोई पॉइंट लोगे तो एक वेलोसिटी इधर होगी और दूसरा इधर जाएगा, 90 से ज्यादा एंगल बन चुका है ये, तो आप पाओगे कि ये वेलोसिटी कम हो जाएगी। टोटालिटी में फर्स्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। थर्ड में आओगे तो थर्ड में एक इधर जा रहा होगा, दूसरा इधर आ रहा होगा, इनके बीच का भी एंगल एक्यूट चल रहा होगा, तो ये भी एड अप हो रहे होंगे 90 डिग्री के हिसाब से या फिर डायरेक्शन के हिसाब से। जब आप यहाँ पर आओगे तो लीनियर वेलोसिटी इधर जा रही होगी और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर जा रही होगी, ये भी सबट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो एक आइडिया लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड को आप देखोगे तो वेलोसिटीज ज्यादा होती हैं, सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है उसमें वेलोसिटी कम होती है। वैसे भी आपको पता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है, हाईएस्ट होती है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, 0 रोलिंग केस में। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो इस तरह से एक आइडिया लगा सकते हैं और उस आइडिया को यहाँ पर यूज करना है। तो अगर आपसे पूछता है कि एबीसी सेगमेंट ऊपर वाला हाफ और नीचे वाले हाफ में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी,
सो ऊपर वाला हाफ जो है ना उसका मास भी उतना है जितना नीचे वाला हाफ है, सो मास वाइज दे आर इक्वल। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर लिखते हैं। तो जब हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं इसका मतलब उस एम पार्टिकल की वेलोसिटी एम पार्टिकल का मास होता है। टोटल अगर आपको लिखना है तो समेशन ऑफ एम आई लिख सकते हो। इसमें रोटेशन और काइनेटिक रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों इंक्लूडेड होती है। इन केस यू रिमेम्बर, जब हम लोगों ने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का कोई फॉर्मूला डिजाइन किया था तो उसको हम लोगों ने हाफ एम वी स्क्वायर से ही स्टार्ट किया था। तो जब हम लोग लिखते हैं हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर राइटिंग द टोटल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी का गेस कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ऊपर वाला हाफ का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा नीचे वाले हाफ के काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में, अगर आप ग्राउंड से वॉच करते हो तो। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला कोई भी पार्टिकल आप लोगे उसकी वेलोसिटी नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से ज्यादा होगी। तो ऊपर के इनर्ट से वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली बी ओ डैश सी के बारे में बात कर रहे हैं। जब बी ओ डैश सी लगाओगे तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, लुक एट द पिक्चर। और इसका जो कंपैरिजन कर रहा है ये सी ओ डैश डी से कर रहा है, सी ओ डैश डी नीचे वाले से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कंपैरिजन आप देख चुके हो, अगेन सेम मास है और सिमेट्रिकली लोकेटेड है, लेकिन हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऊपर पाया जाता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाले की कम है। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये भी ग्राउंड के फ्रेम पर चल रहा था तो ग्राउंड के फ्रेम से देख लिया गया। अगला पार्ट पूछता है अगेन ग्राउंड के फ्रेम से कि बी ओ डैश सी और ए ओ डैश सी के बारे में बात करना है। बी ओ डैश सी कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए ओ डैश कौन सा था? ए ओ डैश बी वाली कहानी है। जब हम ए ओ डैश बी के बारे में बात करेंगे तो ए ओ डैश बी सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करना है, तो क्या हम फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन कर सकते हैं? तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से जाने वाला है। तो आप बोलोगे कि जिस तरह से इस पे एक्यूट एंगल्स बन रहा है इस पर भी एक्यूट एंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल है, सेम मास है, वेलोसिटीज के कंपोनेंट भी सिमिलर जाएंगे, उनके टोटल वैल्यूज भी सिमिलर जाएगी, इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी। सो फर्स्ट और सेकंड विल हैव अ सेम काइनेटिक एनर्जी एंड फर्स्ट सेकंड विल हैव अ मोर एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। तो आप सारे क्वाड्रेंट की आप बात कर सकते हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फिर अगला है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पर आते हैं ना उस समय उसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रहता है, उस समय उसका केवल रोटेशनल मोशन रहता है। सो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जब आप सेंटर ऑफ मास पर आएंगे तो वहां से आपको प्योर रोटेशन नजर आएगा, प्योर रोटेशन। वो बॉडी तो चलती हुई नजर आएगी नहीं। आप ऐसा समझो कि अगर ये डिस्क चल रहा होता वेलोसिटी v से, ट्रैवल कर रहा होता, ट्रांसलेट कर रहा होता, रोटेट नहीं कर रहा होता, तो आपको ग्राउंड से हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v नजर आती है। लेकिन अगर आप डिस्क पर आ जाते तो आपको डिस्क रेस्ट पर आ जाता है। तो यानी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी चली जाती है सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर जाने पे। तो ये प्योर रोटेशन करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहा है तो आप पाओगे उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम आएगी, कोई भी क्वाड्रेंट आप क्यों ना लो। तो अगर केवल ओमेगा इसके पास बचता है तो चाहे अबव हाफ लो चाहे लोअर हाफ लो, कोई भी पोर्शन लो, ये ओमेगा डिफरेंशिएट नहीं करता है। जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल्स की वेलोसिटी आएगी उतना फोर्थ में भी आएगा, सिमिलरली थर्ड पर भी आएगा, सेकंड पर भी आएगा। So when we go to the center of mass, it's pure rotation case, and in pure rotation case, omega decides the velocity because of symmetry in all the four quadrants. They will have the same velocities. Corresponding points will have the same velocities, and hence they will have the same kinetic energy. Okay, so that was your fourth question. Now we can move towards fifth one. Fifth one was relatively easier, and इस तरह को हम लोग कर चुके। तो मैं डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नजर आएगा वो मैं बोल देता हूँ। जैसे एंगुलर मोमेंटम बोला है ऑफ सिस्टम अबाउट एनी पॉइंट इज कंजर्व्ड। सो आप बोलोगे कि वो हिंज है, इसमें कहीं ऐसा लिखा होगा कि वो हिंज किया गया। जब किसी हम रॉड को हिंज करते हैं ना तो उस पर नॉर्मल रिएक्शंस आते हैं, हिंज रिएक्शंस आते हैं इम्पैक्ट के टाइम पर। तो हम किसी और पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इशू बनेगा। व्हाई? बिकॉज की जो हिंज रिएक्शन है वो टॉर्क दे सकते हैं, तो हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो इसलिए इसको इनकरेक्ट कैटेगरी पे आप रख सकते हो। फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रॉड का
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आप देखोगे हिंज रिएक्शंस आएंगे उस पर भी। तो अब बोलोगे कि जब रिएक्शन आएगा, फोर्स आएगा, तो आप नाइदर एंगुलर मोमेंटम नॉट लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा पाओगे। एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व करा पाते हैं जब जिस पॉइंट पे वो टॉर्क जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व करा पाते हैं जब जिस डायरेक्शन में कंजर्व कराना चाह रहा हूँ उस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट ना करे उस बॉडी और सिस्टम पर, तो यहाँ पर हिंज के फोर्सेस एक्ट करेंगे। फिर आपसे बोलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दिस रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द कोलिजन। तो आप जानते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अगर ये इलास्टिक होता है तो बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की बिफोर एंड आफ्टर बराबर होती है। कंजर्व होती है ऐसा नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि बीच में काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, इसलिए उसने बोला अनचेंज्ड रहती है बिफोर एंड आफ्टर। यू से यस, वो कब, क्योंकि ये इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है, इसलिए इसको आप करेक्ट कैटेगरी पर रख दोगे। फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, बिल्कुल कंजर्व नहीं होगा क्योंकि हिंज है, तो फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला है कि एक फ्लैट आइसोलेटेड डिस्क है, इसका दुनिया में इसको कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, किसी से कांटेक्ट में नहीं है, एंड एक फोर्स आपने लगाया गया और ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसी इंस्टेंट पर आपको देखना है। तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। सिंस हमको इसी इंस्टेंट पे बताना है तो आगे और पीछे क्या चला है वो हमारे काम का नहीं है। एक्सेलरेशन इजीली होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मैं लिख देता हूँ, F इक्वल टू ma लगाइए, एक ही F है वही m है, ये पता चल जाएगा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाइए, टाउ की वैल्यू में आप FD लिखने वाले हो, I की जगह पर mr स्क्वायर बाई 2 लिखने वाले हो, इनटू अल्फा लिखिए, D की वैल्यू r/2 है, यहाँ से अल्फा पता चल जाएगा, वो मैच कर जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज 0। सो इसके लिए आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा, मैं फिगर बना देता हूँ। और अल्टीमेटली आपको ये समझ में आया कि इसके पास इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है और इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये डायरेक्शंस कहाँ से समझ में आई? फोर्स की डायरेक्शन को लेकर के और टॉर्क को इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, ये जो पीछे वाले स्लाइड पर आपने देखा होगा। अंडरस्टूड। सो इस वापस आ जाते हैं पुरानी स्लाइड पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ए अल्फा जो हमने ड्रॉ किया वो बराबर है फोर्स की डायरेक्शन में और उसी से रिलेटेड। अब आपसे लेफ्ट मोस्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करता है। सो लेट्स कम टू द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ये है। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ये रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आर अल्फा ये हो जाएगा, ये टोटल एक्सेलरेशन आएगा। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो टोटल 0 हो जाएगा, ए बड़ा होगा तो अपवर्ड होगा, आर अल्फा बड़ा होगा तो डाउनवर्ड होगा। यहाँ से आपने ए निकाला, F/m आया, यहाँ से अल्फा निकालिए, इनफैक्ट आर अल्फा निकालिए, तो आप पाओगे कि जो आर अल्फा की वैल्यू है वो भी F/m आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि ऑप्शन बी करेक्ट है, तो वहां से आर अल्फा की वैल्यू F/m आ रही है। सो ये भी F/m है और ये भी F/m है। I don't know what F is, what M is, but yes, they are equivalent formula. So then it must be 0. So if you call it as A, so you can claim acceleration of point A is 0. So A point का acceleration आपको 0 मिल जाएगा, आप वो easily पता कर सकते हो। And इसके बाद बोलता है कि point which is instantaneously unaccelerated, तो A point जो है ना वो instantaneously unaccelerated है। फिर बोला is the rightmost point, अगर आप राइट मोस्ट पॉइंट का नाम बी देते हो तो बी के पास क्या एक्सेलरेशन आएगा? अब बोलोगे एक ए अपसाइड आएगा, आर अल्फा भी अपसाइड आएगा। अच्छा, अब तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि आर अल्फा की डायरेक्शन कैसे आ रही है, वो रोटेशन से आती है, रेडियल के परपेंडिकुलर होती है। आर अल्फा इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यू कैन कॉल इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड अल्फा डिसाइड्स इन विच डायरेक्शन आर अल्फा इज गोइंग टू गो। और ए आता है वही जो सेंटर ऑफ मास का होता है, तो बी पॉइंट का एक्सेलरेशन इनफैक्ट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और ए पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होगा जो कि मिनिमम कैटेगरी पर है। इसलिए आप लास्ट ऑप्शन को मार्क नहीं करोगे, बाकी सबको मार्क कर दोगे क्योंकि बाकी सब सही जा रहा है। प्रॉब्लम 7th, दिस इज सिंपल प्रॉब्लम, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल इन द सेंस कि आपको F इक्वल टू ma लगाना है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, और बाकी एक अल्फा और ए के वजह से सभी पॉइंट के एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्चुअल है, कैलकुलेटिव है, बट नॉट रिक्वायरिंग टू मच आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो आप क्या बोलोगे,
टोटल फोर्स, आप इसका एक्सेलरेशन देख लो, सारे हॉरिजॉन्टल हैं तो इसके पास एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा, इसको एसीएम बोल लेते हैं। और फिर इसमें अल्फा आएगा, अल्फा के किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आपके पास दो सेंस हो सकते हैं, या तो ये निकलेगा या तो अपोजिट निकलेगा। तो ये एक सेंस एज्यूम कर लो, जैसे मैंने ये सेंस एज्यूम कर लिया है, नेगेटिव आएगा तो चेंज कर लेंगे। अच्छा, एसीएम कैसे निकालेंगे? टोटल फोर्स, नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एसीएम। नेट फोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस वी कैन। ये आई कैप है, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, so 4 I cap minus 2 I cap, so that becomes 2F in the I cap direction is equal to mass. How much the total mass is? Each particle is of mass m, so there's going to be 3m mass. ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, बाद में हम टोटल मास लिखते हैं सिस्टम का, इसका ख्याल रखने का। ACM, so that will let to know what is the center of mass acceleration. This is going to be 2F upon 3m I cap. अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास का मैंने बोला है। अब आपको पहला तो इसमें सेंटर ऑफ मास पता करना है। अगर तीन पार्टिकल इस तरह से अरेंज्ड है जिसमें सभी पार्टिकल का मास m है और उनके बीच के एंगल 120 है, तो आप बोलोगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पॉइंट पे जाएगा। इसका मतलब ACM का मतलब O पॉइंट है, O पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात हो रही है। O पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बन जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। फिर आपसे पूछता है ए पॉइंट का एक्सेलरेशन लगाइए। अभी आपको एक काम और करना होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना होगा। अगर आपको इशू है तो आप बोल दीजिए तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, अदरवाइज आपके लिए हिंट मोर देन सफिशिएंट होनी चाहिए। टाउ के लिए ओ पॉइंट और टाउ निकालिए, ओ पॉइंट के लिए आई अबाउट आई निकालिए, यहाँ से अल्फा पता चल जाएगा। अगर टाउ इसी सेंस में आया तो अल्फा भी उसी सेंस में जाएगा। एक बार आपको अल्फा मिला तो फिर अब हम ए और बी और सी और एनी पॉइंट के बारे में बात कर पाएंगे, और जब तक हमको अल्फा नहीं मिलता तब तक हम बात नहीं कर सकते हैं ना। बी और सी अगर आपका नहीं आया तो इससे पहले आप अल्फा निकालिए, फिर क्या करना है, फिर बी पॉइंट के एक्सेलरेशन को लिखना है। तो अगर आपको बी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ACM फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कलर चेंज कर देता हूँ, ACM फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और अगर ये अल्फा का डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा ये, और इसको आप L एज्यूम कर लीजिए, ईच ऑफ लेंथ L, हाँ इसका नाम L दिया भी है बाय द वे, तो ये बन जाएगा L अल्फा। एक बार ये चीज आपको समझ में आती है तो फिर आप देखोगे कि इसको हम वेक्टर वाइज लिख सकते हैं। L अल्फा के दो कंपोनेंट कीजिए, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में। कंपोनेंट करने के लिए इसको ऐसे ज्वाइन करा लीजिए, ये 60 होगा, 90 होगा, 30 होगा, तो ये 60 बनेगा तो ये 30 बन जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 60 बन जाएगा। अगर ये 60 बन गया तो इसके कंपोनेंट्स कैसे जाएंगे? जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो L अल्फा sin 60 बनेगा, और इधर वाला L अल्फा cos 60 बनेगा। हो गया काम। एक आई कैप में आएगा और एक माइनस जे कैप पर आएगा। अब चेक कर लीजिए, अगर माइनस जे कैप दिया गया है तो इसका मतलब अल्फा की डायरेक्शन यही आएगी। और बैक साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, आप फॉरवर्ड साइड कैलकुलेट कीजिए, पहले अल्फा निकालिए फिर याद रखिए। स्क्रीन फ्रीज हो गया ऐसा बताया जा रहा है, तो उसको वापस मैं लेके आता हूँ इन केस ऐसा है, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जितना मैंने आइडिया भी आपको दिया है, क्या वो आइडिया सफिशिएंट है? आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन का एरर है तो आप एक बार रीकैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। और आइडिया जरूर आपको याद रखना कि हाउ वी प्रोसीड फॉर ए, हाउ वी राइट, दोनों इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक बार बी का निकाल दिया तो सी का भी आप इजीली बता सकते हो। बी और सी में बस एक ही अंदर आएगा कि ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला केस ले सकते हो। एंड फिर आपसे बोलता है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी बराबर होंगे?
जैसे आप सॉल्व करोगे आपको खुद ही दिख जाएगा, बीच में केवल साइन का डिफरेंस होगा। और जब सिंस ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये बीच में माइनस प्लस हो से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो कॉमन सेंस भी एक्सटेंड कर सकते हो। अदरवाइज जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वहां से भी डायरेक्टली उसके वैल्यूज पता चल जाएंगे। जितना मैंने बोला आप इसको फॉलो कीजिए, आप पाएंगे कि आपको आंसर मिलेगा। उसके बावजूद नहीं मिलता है तो फिर आपको बोलने की जरूरत है। और कुछ लोगों ने आंसर निकाला भी है, तो इसका मतलब है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। और ये जो नेक्स्ट वन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा बोलता है, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा रोटेशन के ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। इट सेज यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ आपको गिवन है 7 मीटर, और ये कंबाइंड मोशन करता है, रोटेशनल और ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। इस तरह से करता है सच दैट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उसकी जो वेलोसिटीज है ए और सी पॉइंट की, वो आपको रॉड के परपेंडिकुलर और जैसा दिखाया गया वैसा है, पिक्चर दी गई है। Velocity of C and angular velocity of rod remains constant। इसमें एक बात बोली है कि जो V की वेलोसिटी, ये VCM है, और इसका एक ओमेगा चल रहा होगा, ऐसा ओमेगा। मैंने ऐसा ही ओमेगा क्यों पकड़ा वो आप समझ सकते हो, आप दूसरे वाई अदरवाइज भी पकड़ सकते हो। तो ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। इसने एक और बात बोल दी है कि velocities and omega they are velocity and omega they are constant। what does that mean? it simply means कि फ्यूचर में वो ऐसे ही चलने वाला है। सो ये फ्यूचर के बारे में भी बता रहा है, तो अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद कौन सा पॉइंट कितना चला, वो भी हम बता सकते हैं। और अगर वेलोसिटीज पूछेगा इस इंस्टेंट पर, वो भी बता सकते हैं। सो फिर क्या करना होगा, तो बस इसके बाद आप एक काम कीजिए कि VCM आपको पता चल गया, हाउ VCM इज दैट इज 3। ए पॉइंट की वेलोसिटी कैसे आप निकालते हो, इधर VCM आता है और इधर R ओमेगा आता है, यहाँ पर L/2 ओमेगा बोल लोगे। सिंस टोटल वेलोसिटी जो दी है वो 11 दी है, एंड दैट 11 वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ L ओमेगा बाई 2। इसका मतलब हम इक्वेशन बनाएंगे कि L/2 into ओमेगा minus VCM, that's the total velocity, it must be 11। that's equation number 1। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ करना है, ऑलमोस्ट स्टोरी ओवर हो गई। क्यों? क्योंकि VCM की वैल्यू को आप इस पे रख दीजिए और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। फिर आपसे पूछता है कि अगर B की वेलोसिटी निकालनी होगी तो वो भी निकाल लेंगे। एनीवे नाउ ऑप्शंस पर आते कि ऑप्शंस क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। इसने वेलोसिटी नहीं पूछी, इसने एक्सेलरेशन पूछा है ए पॉइंट का। तो सिंस इसने बोला है कि ओमेगा और V कांस्टेंट है, इसका मतलब है कोई और एक्सेलरेशन नहीं है, ए नहीं है, अल्फा नहीं है, ये 0 है। तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा, उसकी सर्कल पे चलने की वजह से आएगा। अगर ये सर्कल पे चलता है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट विल बी टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ बी will be toward the centripetal acceleration। और एक्सेलरेशन ऑफ ए हो या फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी हो, सेंट्रीपिटल क्योंकि वो सेम रेडियस पर है, तो L/2 दैट इज R इंटू ओमेगा स्क्वायर से लिख सकता हूँ। अब आपको ओमेगा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी होगी फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन आपको ये लगानी होगी, उस पर आप इसको प्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बी पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर दोनों 56 आ रहे हैं तो करेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज इनकरेक्ट बोल देंगे। Then after it says कि at the instant shown in the figure acceleration of B is more than that of A। अगर आपने A और B को जस्टिफाई किया तो C के बारे में आप क्लेम कर सकते हो कि C के साथ क्या होने वाला है। एंगुलर वेलोसिटी वो आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी। सो आप A B C D चारों ऑप्शन को कमेंट कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट जा रहा है, कौन सा इनकरेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी थोड़ा सा बेटर है और अगेन रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है, दैट्स ऑल। और कॉन्सेप्चुअली आपसे जानना चाहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। बोलता है कि एक थिन रॉड है कनेक्टेड, थिन रॉड है, इसका रिजिड बॉडी है, कनेक्टेड टू 2 पॉइंट मासेस उस पे कनेक्ट किए गए M और M। लाइट बोला गया, लाइट का मतलब है रॉड का मास नहीं यूज करना है, पार्टिकल के मास आपको दे रखे गए।
और इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, पिक्चर में दिखाया गया है ओमेगा के साथ में, एंड इट ट्रेसेस द लैटरल सरफेस ऑफ अ कोन। इसको मतलब ये एंगल जो थीटा है ना, ये थीटा कांस्टेंट होने वाला है, तो कांस्टेंट थीटा के साथ ये रोटेट कर रहा है। वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है, T1 T2 are the tensions in the upper half and lower half of the rod. Above half is T1, lower half is T2. इसको भी मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद करना है, आपको आंसर देना है। इट सेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग सिस्टम। इस रोटेटिंग सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। डिपेंड्स ऑन ओमेगा। तो आपको वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर से लिखा जाता है। यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट का, उसका फर्स्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस सेकेंड मास, सेकेंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाय द वे फर्स्ट और सेकेंड मासेस तो बराबर हैं, तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है वो R1 होगा, डिस्टेंस है वो R2 होगा। इनके बारे में हमको बात करना होगा। आपको ये देखना होगा कि जो R1 R2 जो है ना, ये कैसे बदल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में R1 और R2 आ रहा है, क्या ये ओमेगा पर डिपेंड करेगा? तो थीटा को हमको देखना होगा, ये थीटा कैसे चलेगा, क्योंकि थीटा कांस्टेंट मैंने बोल दिया था। अगर थीटा कांस्टेंट होगा तो फिर R1 R2 कांस्टेंट हो जाएंगे। तो पहले हम लोग ये क्रॉस चेक करते हैं कि थीटा का जो कांस्टेंट होना है वो कैसे जस्टिफाइड है, या फिर कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो इसका जो रोटेशन है वो इस तरह से कर रहा है कि हाँ, ओमेगा आपको इधर दिया गया, तो थीटा को एक बार फिर से वॉच करना पड़ेगा। एंड अगर आप इसको ओमेगा से रोटेट कराते हो तो थीटा पर चेंजेस आएंगे। सो यप, थीटा और ओमेगा आपस में लिंक करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो कि आपने इसको ज्यादा फास्ट रोटेट कराया तो ये जो पार्टिकल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये दूर की तरफ जाएगा, ऐसा रोड बन जाएगा। तो अगर आप जितना फास्ट रोटेट कराओगे उतना एंगल बढ़ेगा। तो थीटा को कांस्टेंट जो कहा गया फर्स्ट ग्लिम्स में, वो फर्स्ट ग्लिम्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसने ऐसा बोला था सरफेस ऑफ अ कोन, लेटरल सरफेस। लेकिन उसके बाद हमने को देखना है कि ओमेगा और थीटा में क्या कनेक्शन चल रहा है। सो अगर ओमेगा फास्टर होगा तो थीटा ज्यादा होगा, यानी बड़े कोन का सरफेस बनेगा। सो थीटा एंड ओमेगा दे आर डिपेंडेंट, तो थीटा डिपेंड्स ऑन ओमेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, R1 and R2 depends on theta. So final point, R1 and R2 which on which I depends. So we can say I depends on omega. Okay, इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। So थीटा ओमेगा आपस में लिंक है, R1 R2 थीटा पे लिंक है, इसलिए I को ओमेगा पे लिंक होना पड़ेगा, इसलिए इसको करेक्ट बोल देना है। इसके बाद दूसरा बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ कोर्स एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने लिखा भी था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो तीनों फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट था थ्योरेटिकल। फिर आपसे बोलता है रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2 डिपेंड्स ऑन ओमेगा, और अगला ऑप्शन है कि ये T1 और T2 ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब आपको T1 और T2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर अपने को पता करना पड़ेगा क्या ये ओमेगा पर डिपेंड करता है या नहीं। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको हम लोगों ने सोल्यूशन में भी दिया है, आप सोल्यूशन में देख सकते हो। इसका एफबीडी बनाएंगे और T1 और T2 को वहां पे निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे T1 बाई T2 कितना बनता है, उसके बेसिस पे अपना आंसर दे सकता हूँ। आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट पार्टिकल का और सेकंड पार्टिकल का दोनों का एफबीडी बनाना चाहिए और T1 T2 निकालना चाहिए। पर रॉड में टेंशन थोड़ी रहता है, बिल्कुल रहता है। रॉड पे टेंशन भी रहता है, रॉड पे कंप्रेशन भी रहता है। तो अगर आपको रॉड दिया जाए और स्ट्रिंग दिया जाए, दोनों में एक खास डिफरेंस होता है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉड में टेंशन आता है, रॉड में कंप्रेशन आता है. रॉड कैन बियर बोथ. However, string can bear only tension, not this compression. So बिल्कुल रॉड पे टेंशन आएगा और वही टेंशन पार्टिकल को कंट्रीब्यूट हो रहा होगा. तो हम इसी में एफबीडी बना के आपको दिखा देते हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो. क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, ये सर्कल पे चल रहा होगा, एक mg का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg का फोर्स लगाएंगे. दूसरा इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, अप साइड T1 लग रहा होगा, डाउन साइड T2 लग रहा होगा. और ये इक्विलिब्रियम टाइप पर है, तो इसका एफबीटी आपने इसी फ्रेम से रिस्पेक्ट में बनाया, तो इक्विलिब्रियम पर होगा. सारे फोर्सेस को बैलेंस करा दो. तो T2 नीचे वाला है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखाया गया वो कौन सा होगा, वो होगा मास mr1 ओमेगा स्क्वायर. सो ये mr1 ओमेगा स्क्वायर हो गया. यहाँ पर T1 हो गया, T2 हो गया, ऊपर D1 है, नीचे mg है. सिमिलरली डाउन साइड वाले का एफबीटी बनाओ, फोर्स बैलेंस करो. इसका जब आप एफबीटी बनाओगे तो बनेगा mg, यहाँ पर फोर्स आएगा mr2 ओमेगा स्क्वायर. आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपको ओमेगा को देखना है कि क्या ओमेगा सरवाइव करेगा T1 T2 के साथ. और यहाँ पर T2 हो जाएगा. तो पहले नीचे वाले का एफबीटी सिंप्लीफाई कर लो, और फिर इसके बाद बीच वाले का एफबीटी सिंप्लीफाई कर लो. T2 नीचे वाले से आपको T2 मिल जाएगा, ऊपर वाले से आपको T1 मिल जाएगा. फिर T1 बाई T2 करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ओमेगा बचता है या नहीं. आप देखोगे कि ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है. तो अगर ओमेगा कैंसिल आउट हो जा रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि ये ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता है. अगर ओमेगा सर्वाइव कर जाता तो हम बोलते हैं कि ओमेगा पर डिपेंड करता है. अब अगर चाहे तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ आपके लिए, बट जितना मैंने हिंट दिए, आपको दो पार्टिकल के दो एफबीडीज हैं, दोनों का फोर्स बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है, T1 T2 कैलकुलेट करने हैं आफ्टर सिंप्लीफाइंग, थीटा को यूज करके, ओमेगा को यूज करके, बाकी सबको यूज करके. और उसके बाद आप पाएंगे कि वो आपको आंसर अपना मिलेगा. नहीं मिलता है तो आपको बोल देगा. क्वेश्चन नंबर 10. थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, द रीजन बीइंग कि थोड़े से बेटर क्वेश्चंस है और आप में से कई लोगों को चैलेंजिंग लगा होगा. इवन दो आई वाज अ बिट हैप्पियर, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स थोड़े से बेटर थे जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था स्टेट पेपर को लेकर के. आई थॉट कि मार्क्स आपके काफी कम गिरने वाले हैं बिकॉज ऑफ a bit more depthness in the questions. So you are going on the right track. That's good. Easy paper आएगा तो आप 100% कर लेंगे. Tough आएगा तो फिर आप maximum करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. ये theoretical दिख रहा है, numbers कहीं नहीं है. So एक बार पढ़ना बनता है. It says the density of rod gradually changes. इसका मतलब ये variable mass का केस है. From one end to other, it pivoted at one point of the end so that it can rotate about a vertical axis through that pivot. A horizontal force you are applying at the another end, which is free one, perpendicular to the rod. Quantities that depends on the axis of rotation in the situation is or are. So again, I need to go for some picture. इसने पिक्चर बना के नहीं दिए तो आप एक ड्रॉ कर लोगे पिक्चर में भी लाइक दिस. और एक एक्सिस है, यहाँ से पास करती है, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए. और इन्होंने ये नहीं बोला कि किस एंड पर है, जिससे इंक्रीज कर रहा है वो एंड है या जिससे डिक्रीज कर रहा है वो एंड है. तो चलता है. दूसरे पर आप फोर्स लगाते हो, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर बना रहा हूँ मैं. फोर्स परपेंडिकुलर लगाया सेकेंड एंड पर, लेट्स से बी पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर इस तरह से फोर्स लगाया. So this can represent one situation that this question states for. Then after, मैं इस तरह से solve कर रहा हूँ just like you are beginner and then how you are drawing the picture, है ना. So आपको ऐसा एक picture बनाना होता है. फिर आप आगे बढ़ते हो. Density इसका fix नहीं है, gradually change हो रहा है. और तो सेंटर ऑफ और ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. तो मान लेते हैं कि डेंसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो सेंटर ऑफ मास उसका इधर कहीं चला जाएगा, ये सीएम हो जाएगा. मैंने एज्यूम किया कि ए से बी तक बढ़ रहा है. अब ऑप्शंस पर आते हैं और चेक करते हैं क्या स्टोरी चल रही है. इससे इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है. कांस्टेंट के बारे में बात नहीं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा था. Quantities depend on the axis of rotation. Okay.
सो ये इस तरह से अल्फा से रोटेट करेगा। इक्वेशन क्या लगाओगे आप? इक्वेशन आपकी लगेगी एफ इंटू द लेंथ इज इक्वल टू आई इंटू द अल्फा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या एंगुलर एक्सीलरेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है। तो आप बोलोगे कि यस, जो आई की वैल्यू है ना वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है। एफ तो कांस्टेंट दे रखा है और एल भी फिक्स्ड होगा। तो आई एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए अल्फा को भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि एंगुलर एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, एज सिंपल एज एनीथिंग। दूसरा बोलता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन। क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा? सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड रॉड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, और वर्क डन बाय द फोर्स इज गोइंग टू बी एफ इनटू टोटल रोटेशन। टोटल रोटेशन कितना होगा? 2 पाई एल। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इन वन रेवोल्यूशन वो फोर्स और 2 पाई एल पे डिपेंड करेगा। L is the length which is independent of the axis of rotation. Force is has been given as a separate quantity. तो आप बोलोगे जो काइनेटिक एनर्जी एक रेवोल्यूशन में आने वाली है ना वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है। नाउ अगर आपने इस तरह से इनिशिएट किया होगा, क्योंकि एज ए बिगिनर आप ये भी स्टार्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रही है, लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी याद रखना होगा काइनेटिक एनर्जी ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आई और ओमेगा दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों का प्रोडक्ट इस तरीके से वो एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा वे था, और वो दूसरा वे ये था, जैसे आपने ये वे लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम तो आपको पता चला कि वो सारे नंबर कांस्टेंट आ जाते हैं। तो इसलिए आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन if you are calculating for one revolution or maybe two revolution or for n revolution is going to be the similar. फिर आपसे बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? एल या फिर जे जो भी लिखते हो आप, तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट 2 टाइम्स आई इंटू काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखने का। नो, काइनेटिक एनर्जी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन आई जरूर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा, और इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। फिर आप बोलोगे कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप बोल सकते हो कि सिंस अल्फा डिपेंड कर रहा है तो ओमेगा को डिपेंड करना पड़ेगा। अल्फा ओमेगा आपस में लिंक होते हैं, अल्फा डिपेंड करेगा तो ओमेगा भी डिपेंड करेगा, इसलिए बोल देंगे। सो इस पर आपको ये बताना था एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कौन कौन डिपेंड करता है। सो यू स्टार्ट विद दिस टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, फाइंड अल्फा, देन ओमेगा विल बी रिलेटेड। काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर आपको देखना होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमको कुछ आंसर दे पा रहा है, तो वो क्लेम कर रहा है कांस्टेंट है, फिर एल को हम चेक कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, आपके डाउट्स होंगे तो मैं जरूर आंसर कर सकता हूँ, नहीं होंगे तो आगे बढ़ सकता हूँ। आपने एक पूछा यू मीन आई एंड ओमेगा विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। हाँ, आई विल डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा विल डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन इस तरह से डिपेंड करेंगे कि आई और ओमेगा का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आई और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि आई ओमेगा, जैसे आपने एल लिखा तो आई ओमेगा है, सो आई डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एल इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट काइनेटिक एनर्जी वाले केस में आप देखोगे जो आई ओमेगा का स्क्वायर है, सो आई और ओमेगा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सिस से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। ऐसा हम क्यों क्लेम कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक जो वर्क एनर्जी मेथड था ना उसने हमको बताया, और अगर काइनेटिक एनर्जी किसी और मेथड से कांस्टेंट आ रही है तो डेफिनेटली इस मेथड से भी कांस्टेंट ही आएगी। तो वहां से हमने आइडेंटिफाई किया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, रेस्ट क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट।
थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा, और अगर आपको अब समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में आप इसको याद रखना है. सो दीज वर द मल्टी करेक्ट के बाद फिर आपके पास कुछ इंटीजर टाइप्स हैं. इंटीजर टाइप्स आई थिंक उतना डिफिकल्ट नहीं था जितना आपको मल्टी करेक्ट में फेस हुआ होगा. सो क्विकली मैं इसको बताने की कोशिश करता, कुछ इसमें सिंपल है तो मैं आइडिया दे देता हूँ केवल. जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बोलता है कि स्ट्रिंग को रैप किया गया है पेरी फेरी में, एक सिलेंडर है और जो रोटेट कर सकता है अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट. तो जानते हो उसकी कौन सी एक्सिस होती है? इट इज बीइंग पुल्ड स्ट्रेट आउट ऑफ एट अ कांस्टेंट रेट. एक कांस्टेंट रेट से उसको पुल किया जा रहा है स्ट्रिंग को, और वो स्लिप नहीं कर रही है. ईच सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग जो लीव करता है सिलेंडर को, इट्स एक्सेलरेशन चेंजेस बाय. उसका एक्सेलरेशन कितने से चेंज करता है ये आपको बताना है. तो उसके लिए पहले मैं आइडिया दे देता हूँ. अब में से कुछ लोगों ने जीरो आंसर लगाया है, तो वो जीरो आंसर को देख करके हमको ये ख्याल आया कि शायद आपको आइडिया समझा कम है. तो वो आइडिया मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये सिलेंडर है और लेट से यहाँ से स्ट्रिंग को आप पुल कर रहे हो. जो स्ट्रिंग को आप पुल कर रहे हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हो, और ये ऐसे चल रहा होगा ओमेगा से. तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड होगा. नाउ इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जब ये स्ट्रिंग का पार्टिकल, लेट से ये पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर था और एक सेगमेंट था, फिर ये पॉइंट ए कभी चल करके ए डैश पे पहुंच जाता है. तो जब ये ए पर रहा होगा तो वो सर्कल पे चल रहा होगा, लेकिन जब ए डैश पे चला गया होगा तो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा. तो ए पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर उसके पास एक्सेलरेशन रहा होगा कौन सा? सेंटीमीटर. और जब सेकंड सिचुएशन पे गया तो उसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन में चेंज आया फ्रॉम सर्टेन वैल्यू टू जीरो वैल्यू. तो सर्टेन वैल्यू कितनी थी वो आप पता कर लोगे, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर. ये इनिशियल एक्सेलरेशन था. फाइनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो. तो चेंज कैलकुलेट करना है, यानी वी स्क्वायर बाई आर बताना है. आर आपको पता है, वी पता है, अगली लाइन में आपका आंसर है. बहुत सिंपल क्वेश्चन था मैथमेटिकली, बट physically or conceptually you need to identify what's going on. A particle which was in a circle now is in a straight line, hence its acceleration has changed. Okay. अगर आपने 0.2 लगाया है तो वो करेक्ट कर दिया जाएगा. इन केस अगर आपने 0.2 लगाया है दैट इज द करेक्ट आंसर, और उसको करेक्ट करके आपको रिजल्ट में मेंशन किया जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसने चेक किया है. तो वो 2 डेसिमल तक ही करेक्ट ले रहा था. अगर आपने 0.2 लगाया तो उसको उसने रॉन्ग ट्रीट किया है. अगर आपने 0 भी लगाया तो उसने करेक्ट ट्रीट किया है. सो 0.2 को भी मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी. Question number 12. It says a solid uniform sphere of radius r and mass m has rotational inertia about a diameter that is given by this. A string, a light string है जिसका length 3r दिया गया, is attached to the surface and used to suspend the sphere from the ceiling. Is attached to the surface and used to suspend the. Okay. Its rotational inertia about the point of attachment at the ceiling is this. So I think ये तो moment of inertia का क्वेश्चन है और प्योरली उसी पर बेस्ड है. ऐसा कुछ पिक्चर नजर आ रही है. अगर इस तरह की पिक्चर समझ में आ रही है तो आप इसका आंसर भी कर लोगे. ये सीलिंग है, आईसीएम आपको दिया गया है, अबाउट डायमीटर स्फीयर है तो आईसीएम ही रहा होगा. तो आईसीएम आपको दिया गया है. इस पॉइंट का नाम लेट से ए पॉइंट बता देते हैं. आपको ए के अबाउट बताना है. ये डिस्टेंस आर हो गया. ये डिस्टेंस आपको दी गई होगी कि कितने से सस्पेंड किया गया, 3r से. व्हाट वी शुड डू? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए फिर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, और ये आपके लिए डी बन जाएगा. सो आपको आई अबाउट ए चाहिए. गो फॉर आईसीएम, write like md square, find d square, simplify, get your answer. So 16.40 is the answer. It wasn't clear that how the sphere is suspended from center or rim. फिगर ऐसा नहीं बनेगा. इसकी लैंग्वेज को देख करके तुमको यही फिगर समझ में आ रहा है. एक बार मैं फिर से पढ़ लेता. मेरा भी सोल्यूशन तो उसके हिसाब से आया. चेक कर लेते हैं.
लाइट स्ट्रिंग तो कैसे पता चलता है, क्योंकि उसने फिगर नहीं दिया है ना, तो अपने को पता करना पड़ेगा कि किस तरह से फिगर है. अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ 3R इज अटैच्ड टू द सरफेस. अच्छा, सरफेस से बोला, ओके. और वैसे भी इस तरह का वो अटैच नहीं रह पाएगा. यू आर राइट, सरफेस से अटैच किया गया है, और सरफेस को इस तरह से अगर आप उसको रिलीज करोगे तो फिर वो स्टे नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा. और मेरे दिमाग में ऐसा है कि वो रैप अप किया गया है, तो रैप नहीं किया है, तो फिगर को चेंज कर लेते हैं. एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दैट मैटर. ये इस तरह से रैप अटैच करके अगर आप स्फीयर को हैंग कराओगे, सरफेस पे अटैच करोगे, तो ये बनेगा. यू आर करेक्ट. तब तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो पैरेलल एक्सिस के लिए. सो जब उसको आप रीराइट करोगे, तो आप रीरीड करोगे तो आपको पता चलेगा इसने क्या लिखा है. लाइट स्ट्रिंग ऑफ 3R इज अटैच्ड टू द सरफेस. अटैच लिखा हुआ, मैंने उसको रैप करके लगाने वाला समझ लिया था. सो अटैच किया गया है. अगर रैप करता तो फिर यहाँ से ऐसा चला जाता, और अटैच किया गया है तो फिर अल्टीमेटली वो इस तरह से हैंग करेगा. तो लैंग्वेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अब आप इसको लगा लीजिए. डी की वैल्यू कितना लिखने का, डी की वैल्यू R + 3R हो जाएगा. सो दैट विल कम 4R. और अगर वो आपको पिक्चर दे देता तो फिर स्टोरी और भी आसान हो जाती, तो उसको आप तुरंत आंसर निकाल सकते थे. तो जब कभी आपको इस तरह का पिक्चर नहीं देता है, तो आपको उसको बार बार रीड करना पड़ता है एग्जैक्टली कौन सी पिक्चर बन रही है. सेंटर से सस्पेंड किया मैंने. अगर आप सेंटर वर्ड उसने यूज नहीं किया था. सेंटर से आप सस्पेंड करोगे तो फिर आपका डी बदल जाएगा. डी आप 3R कर दोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. I did normal diagram but still got this. हाँ, ये नॉर्मल डायग्राम ये बनेगा. वो लैंग्वेज इसी को इंडिकेट कर रहा था. तो उसने अटैच वर्ड यूज किया है, तो अटैच करोगे इसका मतलब अटैच करके हैंग करोगे, तो सरफेस से अटैच किया गया, तो सरफेस पे इसको बांधना है, हैंग करना है, तो यही पिक्चर आपकी आएगी. Can be used twice parallel axis at point of contact and then at second point in the original assumption. ओरिजिनली जो पिक्चर ड्रॉ की गई थी वो इसकी लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहा था. अब वो तब ड्रॉ करते जब वो अटैच वर्ड की वजह रैप किया गया होता. सो अटैच्ड है इसलिए ऐसा आएगा. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप कई बार लगा सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द ICM and D properly. You can apply n times. It works. Question number 13. So 13 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं. इसने बोला है कि आपके पास एक सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है. रोटेशन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है. इनिशियली नॉट रोटेटिंग बट सेंटर की वेलोसिटी है. ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एग्जैक्टली वही है. तो आपको अगर याद हो कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें ये कैलकुलेट किया था कितने टाइम के बाद वो रोल करना स्टार्ट करेगा, तो उसी का ये बीच की स्टोरी को पूछ रहा है. एंड 2 केसेस आपने लिए थे, एक में पहले रोटेट करके छोड़ा था, एक में ट्रांसलेट करके लीव किया था. तो ये ट्रांसलेट करके दे रहा है. और आप इसमें क्या कीजिए कि इसका BD बनाइए. जब ये ट्रांसलेट करेगा तो फ्रिक्शन पीछे आएगा, और इसकी वजह से इधर एक अल्फा जाएगा, उसकी वजह से इधर एक A आएगा. एंड देन 2 सेकंड के बाद आपको पता करना है क्या चल रहा है. तो बेटर होगा पहले ये पता कर लेते हैं रोलिंग कब हो रही है, और फिर इसके बाद में हम वो बात कर सकते हैं. देन यू राइट की काइनेटिक फ्रिक्शन रहा होगा. सो F इज इक्वल टू MA लगाइए, F इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा लगाइए. एंड देन पहले आप V कैलकुलेट कीजिए, V0 माइनस AT से. ओमेगा कैलकुलेट कीजिए 0 प्लस अल्फा T से. फिर रोलिंग को आप चाहो तो एक बार चेक कर लो कि क्या रोलिंग पहले आ चुकी है या नहीं. रोलिंग के लिए V इज इक्वल टू R ओमेगा लगा लीजिए. अगर रोलिंग इसके बाद आने वाली है तो फिर जो भी इससे आएगा वो करेक्ट आंसर होगा. और अगर रोलिंग पहले आने वाली है तो फिर इस टाइम पर हम क्या करेंगे, रोलिंग वाली कंडीशन लगाएंगे. तो यहाँ से एक टी पता कर लेते हैं, राइट. और अगर वो टी 2 सेकंड से कम है तो फिर यहाँ से जो आंसर आएगा उसको लगा देंगे. 2 सेकंड से ज्यादा है तो फिर रोलिंग के अकॉर्डिंग आंसर लगा देंगे. क्योंकि ऐसा ये चेक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही रोलिंग स्टार्ट होगी ना तो फ्रिक्शन बदल जाएगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा. तो ये चेकिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट था. और उसके बाद फिर आप अपना आंसर दे सकते हो. माय आंसर वाज 1. इसमें 1.1 आंसर आ रहा है.
I took rolling into account and got 4.66 as answer. Please check once. So पहले रोलिंग को आप पता करो कितने सेकंड पर हो रहा है, और रोलिंग को अकाउंट में रखना है, बिल्कुल रखना है, क्योंकि अपने को ये चेक करना है कि क्या रोलिंग होना स्टार्ट होता है या नहीं. सो अपने को कुछ ऐसा लिखना होगा. अगर मैं इसको आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद आ रहा हो तो डायरेक्टली लगा सकते हैं. ये आएगा V नॉट इज इक्वल टू रोलिंग अकर्स बिफोर 2 सेकेंड. ऐसा है क्या? तो अगर रोलिंग 2 सेकेंड से पहले होती है तो फिर रोलिंग वाली वेलोसिटी लेना होगा अपने को. हाँ, तो फिर इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्रक्स पॉइंट तो वही है. बाकी तो ये ऑब्वियस पॉइंट हो जाएगा. सो V नॉट आप लिखोगे V नॉट इज इक्वल टू A प्लस R अल्फा इंटू टी. ये आता है, तो टी आपको रोलिंग वाला, अभी हम रोलिंग वाला टी निकाल रहे हैं. V नॉट डिवाइड बाई A प्लस R अल्फा. A की वैल्यू बनती है अपने पास F बाई, और आपको याद है म्यू जी बनता है, और प्लस यहाँ से अल्फा निकालने के लिए I की जरूरत पड़ेगी, और ये सिलेंडर है mr स्क्वायर बाई 2 बोल रहा है, तो F को लिखोगे म्यू m इंटू जी इंटू आर आ गया आएगा, देन mr स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर अल्फा आएगा. So from here R alpha can be calculated. R alpha is going to be 2 mu g. So that is going to be 2 mu g. Disk जैसी स्टोरी है, 3 mu g आया था वहां पर, अगर आपको याद होगा. So that is going to be V naught divided by 3 mu into g. So time is going to be equal to V naught, which is given to you. V naught is initial velocity 7 divided by 3 mu, which is 0.3 into g, which is 10. So this came out to be 7 by 9 second. Okay, so rolling 7 by 9 second पे आएगी, तो इसका मतलब ये 2 सेकंड से कम आ रहा है. सिंस ये 2 सेकंड से कम आ रहा है, अब आप गो ऐड कर लो, आप डायरेक्टली आंसर निकाल लो. डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए क्या करना है, ए निकालिए और ए की वैल्यू इस पे रख दीजिए, बी पता करना है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा. फाइनली मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ. So velocity will come as 7 minus a की वैल्यू mu which is point this into g which is 10 into t which is 2. ये आंसर आना चाहिए. So this comes out to be 7 minus, अच्छा g को बोला नहीं तो 9.8 ले लीजिए. अगर 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 6. हाँ, g को 9.8 लेने का. ये भी एक छोटा सा पॉइंट निकल करके आया, फ्यूचर में आपको काम देगा, कि जब कभी डेसिमल वाले पॉइंट्स आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा डेसिमल वाला, तो आप जी को 10 अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस ये डेसिमल पे जाना. तो फिर जी को आप 10 लेंगे तो आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा. तो प्लीज नोट दिस important point. Whenever you are solving a numerical question with decimal points, always write G as 9.8 unless and until question clearly mentions you to use it as a 10. बाकी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेट करते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं. इसको जो आप सॉल्व करोगे तो ये 6 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, है ना. तो फिर इसके बाद में ये 6 से थोड़ा सा कम आएगा, ये रफली 1.1 आ जाएगा. हाँ, t 7 by 9 सेकेंड आया है. 7 by 9 इज लेस देन 2 सेकेंड. इसका मतलब है कि अभी रोलिंग कंप्लीट नहीं, रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय आपको वेलोसिटी बताना है. तो ये जो चलेगा वो रोलिंग से पहले तक चलेगा. रोलिंग बिफोर होता है, इसलिए आपको 1.12 इज कमिंग. हाँ, तो वो मैं चेक कर लूंगा कि एग्जैक्टली कितना आता है. 9.8 लिखना चाहिए अपने को, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे. सो ये 1.10 तो अगर ये 1.12 आता है तो हम 1.12 भी लेंगे. बिल्कुल लेंगे. 9.8 को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये रोलिंग उससे पहले हो रही है, यही तो पॉइंट था. ओके, थैंक यू, आपने वो रिकॉल करा. जिस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया उसको बात सोच रही थी, पहले होती है. यू आर राइट. सो मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ.
क्या चल रहा है, और अभी कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं। 4.66 ही जाएगा, सही बोल रहे हो। यहाँ से हम लोग सही स्टार्ट किए थे, प्रॉपर बनाया, रोलिंग चेक किया, रोलिंग पहले आ गई। सो सिंस रोलिंग इज एट इक्वल टू 7/9 और आपको 2 सेकेंड पूछा गया है, तो जो 2 सेकेंड आपसे पूछा गया है ना, वो रोलिंग के बाद की स्टोरी है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेस कर दिया है। सो सिंस रोलिंग पहले स्टार्ट हुई है तो रोलिंग के बाद फिर फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। सो अपने को यहाँ पे कितना लिखना होगा, 7/9। आप लोग लिख रहे थे, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं स्लिप कर गया 2 की तरफ। सो ये वेलोसिटी आएगी अपनी, और इसमें टी अपने को कितना लेना है, 7/9 टिल रोलिंग। रोलिंग के बाद फिर तो ये फॉर्मूला लगना बंद हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और इसी पॉइंट को हम लोग इनिशियली से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। So once rolling starts, friction disappears. Hence, you will find velocity will be the one which is it acquired at the time of rolling. तो at the time of rolling ये जाने वाली है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो आंसर देगा वो आंसर आएगा। एक बार इसकी वैल्यू बता दीजिए कितना जा रहा है, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। 7 माइनस 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकले। जी की वैल्यू 9.8 को लेना, दूसरा रोलिंग को चेक करना। क्या इसकी वैल्यू 4.66 आप बता रहे हो? ये नंबर 1 से कम आएगा, और ये एक बड़ा नंबर बनेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप अपना करेक्ट आंसर मानेंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या यही आंसर 4.66 आप बोल रहे हो? कैलकुलेशन बहुत छोटी सी है। सेवन माइनस 0.3 इंटू 9.8 इंटू 7। हाँ, 7/9 लिखेंगे। सो अगर मैं इसको एक बार चेक करूँ तो कुछ ऐसा जाएगा, 7 माइनस, और ये रफली 1.1 बन जाएगा, 7.7 हो जाएगा। तो 7.7 इंटू 0.3, 7 माइनस, तो ये बनेगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और ये 6 आएगा रफली, और ये 3 कम हो जाएगा, 4.69 और 4.66, इस तरह से बता सकते हो। तो 4.69 जैसा, या से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको 7.7 लिख दिया था। तो यस, तो 4.66 के अप्रोक्स आंसर जो है वो करेक्ट मानेंगे। इसमें हम लोगों ने जो आंसर देने का होता है, एग्जाम में भी ऐसा होता है कि जैसे ये 4.6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो अगर आपने 4.7 भी लिखा है तो चलेगा, उसको भी आप करेक्ट मानेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर में करेक्शन है। टाइम हो गया वैसे आपका, तो ये 13 का आंसर में करेक्शन है। सोल्यूशन भी जो आपको दिया गया है उस पर भी आपको करेक्शन कर लेना है, और उसमें भी शायद ये पॉइंट काउंट नहीं किया गया। हाँ, टेक 9.8, टेक 9.8। सो क्वेश्चन ओके, टू बी प्रिसाइज, 9.8 लेने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम लोग करेक्ट मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4.71 आ रहा है, वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। सभी का 4.7 आ रहा है, मैं आपकी कैलकुलेशन बारो कर ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, उसको मैं एक बार क्लियरली चेक कर लूंगा। तो 4.7 अगर 1 आ रहा है तो 4.70 से लेकर के 4.72 तक के आंसर करेक्ट माने जाएंगे। तो अभी जो रूल्स लगा है वो ये है कि अगर आपका आंसर 4.71 आ रहा है, और अगर आपने 4.70 लगाया या फिर 4.72 लगाया, they all will be considered as a range, within the range। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कुछ और लगाया तो फिर वो रॉन्ग कैटेगरी में रखा जाएगा। एनीवे, वो आंसर की एक अलग स्टोरी है। इस क्वेश्चन में जो क्रक्स पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यू नीड टू चेक द रोलिंग, इफ द रोलिंग इज प्रायर टू दैट टाइम, यूज द रोलिंग वेलोसिटी, if it is later then use the given time velocity। 4.66 इसकी अब कैलकुलेशन एक बार कर लेंगे प्रॉपरली 9.8 को लेकर के, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपको मैं बता भी दूंगा कि क्या आ रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अभी आप कर रहे हो,
और उसके बाद बता देंगे। आइडिया आपको समझ में आ गया? एक बार फिर इसको रिकैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा उसको करेक्ट माना जाएगा। अभी आप लोगों ने बताया 4.71 आ रहा है, तो 4.71 अगर आ रहा है तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उसके सराउंडिंग वाले नंबर्स को हम लोग करेक्ट मानेंगे। और ये भी पॉइंट मैंने अभी हाईलाइट किया है, हालांकि ये पहले आपको पता नहीं था, तो उसको हम कंसीडरेशन में ले लेंगे। नाउ ऑनवर्ड मैं बता रहा हूँ कि जब कभी न्यूमेरिकल आएगा तो जी को 9.81 ही लेने का। 2 डेसिमल तक होगा, 2 डेसिमल तक होगा तो 9.81 लेने का। 9.8 में भी इशू बनेगा क्योंकि वो 1 भी अपना रोल प्ले कर जाएगा। सो दिस इज द न्यू पॉइंट दैट यू ऐड अप। और सिंस ये पहले मैंने क्लियरली नहीं बोला था, हालांकि अंडरस्टूड था, बट मैंने आज क्लियरली बोला इसको आगे फॉलो करने का। 13 का क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपको बता दिया जाएगा एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 14th, इट विल टेक 5 more minutes if in case you can afford। इसको मैं क्लियरली बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला था, तो आपने रॉड का लेना है और ये रिंग स्फीयर का लेना है, सॉलिड स्फीयर का, और उसके साथ साथ किसको ऐड कर देना है, जो रिंग उस पर लगाया गया है। तो इट शुड बी लाइक 2/5 mr² प्लस mr²। दैट्स योर आंसर। यू विल फाइंड कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15th, इट सेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ रॉड। जब ये 90 से रोटेट करता है तो आप क्या कीजिए, इसको पहले सिंपलीफाई कीजिए, वेलोसिटी निकालिए, ओमेगा निकालिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वेलोसिटी और ओमेगा निकालने का। सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस चलेगा, उसके लिए एक्सियम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो जो वीसीएम आपने निकाला है इनटू टाइम लगेगा। नाउ वीसीएम कितना, वीसीएम तो आपको पता चल जाएगा, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो टी कैलकुलेट करने के लिए थीटा विच इज π/2 इन डिवाइड बाय ओमेगा, इस टी को आप इस पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको एक्सियम मिल जाएगा। सो फर्स्ट यू सॉल्व बाय अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, and then find VCM, multiply by time. How to get the time? Find the time by using this rotation. Hence you can find time and displacement of center of mass. यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आएगा वही उसकी डिस्टेंस आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। थर्ड 16th के बारे में मैं क्विकली कुछ बोल देता हूँ। 16 में भी आप FBT बनाइए, स्ट्रिंग कट हो गया। FBT में आप पाओगे कि एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक mg आएगा, और इस मोमेंट पर ये बॉडी इसके अबाउट प्योरली रोटेट कर जाएगी। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दीजिए इस इंस्टेंट के लिए। फाइंड एक्स बताना है और हिंज रिएक्शन बतानी है। फिर इससे एसीएम निकालिए। एसीएम के बारे में आप लिखोगे कि एसीएम की जो वैल्यू होगी वो L/2 इंटू अल्फा होगी। और इसके बाद एक और इक्वेशन लगाना है, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ACM। ये तीनों इक्वेशन लगाओगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये वही इक्वेशन है जो हम लोग जानते हैं, रोटेशन, ट्रांसलेशन और कंस्ट्रेंट। आपने यही किया होगा, आपको इसकी वैल्यू पता चल गई होगी। ओके, ये 16th हो गया, इस पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। 17th एंड 18th ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इसका सोल्यूशन भी शायद आपको अभी तक नहीं दिया गया। तो 17th के बारे में आपको रफली क्विक आइडिया दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे। आप इसके फ्रेम पर आइए, इसके फ्रेम पर आने के बाद इधर एक शूडो फोर्स लगाइए mr⍵² का। फिर और भी फोर्स अप्लाई कीजिए। कौन कौन से फोर्स? mg का कंपोनेंट, एक नॉर्मल फोर्स, और इसके बाद एक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप साइड या डाउन साइड? तो वो आप देख सकते हो mr⍵² का कैलकुलेशन करके और mg का कैलकुलेशन करके। mg sin थीटा, ये बनेगा mg sin थीटा। उसके अकॉर्डिंग आप इसका एफ लगाइए। एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि एफ ऊपर आता है या फिर नीचे आता है, जहां पर भी आपका एफ आएगा उसको लगाने का। फिर इसके बाद में इसकी इक्वेशंस में आप यहाँ पर एसीएम बताइए, और जिस तरफ एफ जा रहा है, क्योंकि ये रोल करता है, विदाउट स्लिप वाली बात की है ना इसने, तो विदाउट स्लिप के लिए इसको इस तरह से ही एफ आना पड़ेगा जैसा मैंने दिखाया है, सो दैट अल्फा इधर जाएगा। इसके बाद ACM इज इक्वल टू आर अल्फा लगा दीजिए, और बाकी F इज इक्वल टू नेट F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाइए।
और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाइए, 3 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको आपकी डिजायर्ड वैल्यू जो कि एसीएम है पता चल जाएगी। और इसके बाद जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद आप चेक कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे एक्सपेक्टेड है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप 1 मिनट दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करके क्लोज अप करता हूँ। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसने बोला है कि एक डिस्क है और एक छोटा सा पार्टिकल है और इस पर आप एक इम्पल्स लगाते हो। Do we have to use mechanical energy conservation in the 17th में पूछा क्या गया वो बताइए। इसने बोला इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है, तो आपको इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है तो आपको इसी मोमेंट पे काम करना है। और जब हम इस एक ही मोमेंट पे काम करते हैं तो फिर हम कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन के लिए हमको मल्टीपल मोमेंट्स चाहिए। So it is occurring, everything occurring at a single instant. So we cannot apply mechanical energy conservation. We need to use these 3 equations that I have written. You just use these equations. FBD मैंने properly draw कर दिया है। आप F equal to ma लगाइए, tau is equal to I alpha लगाइए, ACM is equal to R alpha लगाइए, ACM निकालिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। What is the level of 17th and 18th question? They are of great level. You can say for advance. आपने एडवांस का पेपर दिया है तो उसी लेवल का है, इसके बियॉन्ड आपसे हार्डली पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन टाइप है। इससे पहले कि टाइम अप हो और वो, तो मैं आपको 18th का आइडिया दे देता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, अगर आपने निकाल लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए। सो ये डिस्क है, उसके साथ एक पार्टिकल है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये पूरा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर है। वो क्वेश्चन में बोला गया है, मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और आपसे बोलता है कि आपने एक इम्पल्स दिया है पार्टिकल पर, और वो इम्पल्स किधर दिया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल देता तो स्ट्रिंग में ये रोटेट और वो भी करता है। हॉरिजॉन्टल दिया है, इसका आपको यूज करना है। और आपसे पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, बताइए उसी इंस्टेंट पर, जस्ट आफ्टर वाले केस पे। तो हम मान लेते हैं कि इसके पर कैसे स्टोरी बढ़नेगी, पहले ये चेक करते हैं। आपने इस पे इम्पल्स लगाया, टेंशन अगर लग भी रहा होगा तो ऊपर लग रहा होगा, वैसे जीरो होगा क्योंकि रिलैक्स्ड है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल को पकड़ना है, तो एम मास का मतलब पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम या इम्पल्स इक्वेशन आप भी कह सकते हो, इसको इम्पल्स इक्वेशन कहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इम्पल्स इक्वेशन लगा दे रहे हैं। इम्पल्स इक्वेशन बोलेगा कि जो इम्पल्स लगाया गया वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। इम्पल्स है जे और मोमेंटम फाइनली बनता है m इंटू वी, वी वेलोसिटी से चलता है, इनिशियली जीरो था। तो अपने को ये पता चला कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आएगी, वो पता चल गया, ये वी वेलोसिटी से आ जाएगा। अच्छा, अगर ये v वेलोसिटी से सडनली चलना स्टार्ट करता है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम c दे दे रहे हैं और लेट्स से उसका नाम हम a दे दे रहे हैं। सो जो a पॉइंट है जहां से टेंजेंशियली अटैच्ड है, इस ए पॉइंट पर आप पाओगे कि ये एज अ सेंटर का काम करेगा और ये स्ट्रिंग रेडियस का काम करेगी और ये सर्कल पे चलना स्टार्ट करेगा। सिंस ये सर्कल पे चलना स्टार्ट करता है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा, mv²/r। r का मतलब 2r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आते ही इस पे एक टेंशन आएगा और ये टेंशन को हम यूज करके हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब अपने को क्या करना, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बात करना है तो विद रिस्पेक्ट टू ए करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये यहाँ पे टेंशन आया तो डेफिनेटली एक टेंशन यहाँ पर भी आया होगा उसी इंस्टेंट पर, जस्ट आफ्टर। अगर टेंशन वहां पर आया तो इस टेंशन ने क्या किया होगा, इसको एक एक्सेलरेशन दिया होगा और साथ ही साथ इसको ओमेगा अल्फा भी दिया होगा। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए के पास कितना एक्सेलरेशन आएगा। ए के पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो एसीएम आएगा और आर अल्फा भी आएगा। ध्यान से समझने का, ये ए पॉइंट का एक्सेलरेशन मैंने लिखा हुआ है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज विद रिस्पेक्ट टू ए। जब हम ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ए पॉइंट हमारा रेस्ट पर आएगा और हम इतना स्ट्रिंग का पोर्शन वॉच करना चाह रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग टू वॉच दिस पोर्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग which is of 2r length and I'm interested on this mass m which is now moving on a circle with a velocity v। और ये एक सर्कल पे चलेगा ए के अबाउट, उस इंस्टेंट पर आगे चल करके स्टोरी बदल जाएंगी। तो एक मोमेंट पे स्टोरी चल रही है, इस पर एक रिस्पेक्ट पे जाओगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्योंकि ए एक्सीलरेटिंग पॉइंट है
और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, मास ऑफ द पार्टिकल और एक्सेलरेशन विच इज आर अल्फा प्लस एसीएम। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कर लेनी है, काम हो जाएगा। फिर एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, अभी देखा। फिर इनको बैलेंस करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आएगा, दैट मींस मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस विच इज 2r, रेडियस वाज 2r, प्लीज कीप इन माइंड। सो यहाँ से अब हमको पता चलेगा कि ये ए के रिस्पेक्ट में एम पॉइंट के जो रेडियल फोर्सेस है वो बैलेंस होने चाहिए। दैट मींस इक्वेशन गोज टू टी प्लस स्यूडो, and that pseudo force is mass into r alpha plus ACM। अपना पर्पस ACM निकालना है, तो अभी तो बहुत सारे नॉन इन्वॉल्व हैं, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2r। एक इक्वेशन ये थी जिससे आपको v पता चल चुका है, एक इक्वेशन ये पता चला जिससे आपको एक रिलेशन पता चल चुका है। अब आपको ACM निकालना है। नाउ व्हाट यू डू, अब इस डिस्क का BD बना लो। तो डिस्क के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। डिस्क के लिए इक्वेशन आएगी टी फोर्स इज इक्वल टू मास विच इज 2m इंटू एक्सेलरेशन ACM, दैट्स अ थर्ड इक्वेशन। यहाँ से ACM निकल आएगा टी के टर्म में। फिर टॉर्क इक्वेशन T इंटू आर इज इक्वल टू आई आप लिख सकते हो इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा निकल आएगा। तो थर्ड से आपको ACM मिलेगा, फोर्थ से अल्फा मिलेगा, और जब ACM अल्फा को आप यहाँ लग दोगे तो वहां से टी पता चल जाएगा। एक बार टी पता चल गया पूरी स्टोरी से, तो फिर वापस हम थर्ड को यूज करके ACM निकाल लेंगे, तो वहां से हमको ACM पता चल जाएगा। इट विल टेक 1 मिनट, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ACM की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप चेक करोगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी गई हैं, उनको यूज कर दोगे, अपने को ACM पता चल जाएगा। और मैं जल्दी से अगर आपके लिए कैलकुलेशन करूं तो एक बार आंसर भी चेक कर लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ACM की वैल्यू बनेगी, इसी इक्वेशन को आगे ले चलते हैं। ACM पहले टी को टी लिखिए, फिर m इंटू आर अल्फा टी इंटू आर, ये आपको डिस्क दिया गया था, तो ये बनेगा m दैट इज 2m मास है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा। बेसिकली आर अल्फा की वैल्यू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, तो आर अल्फा की वैल्यू टी बाई एम आ रही है, यानी एम आर अल्फा की वैल्यू भी टी आ रही है, तो एम आर अल्फा की जगह टी आ जाएगा, और एम ACM की प्लेस पर अगर आप लिखोगे तो टी बाई 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई 2r आ रही है। अब इक्वेशन को लिख लीजिए, तब तक मैं चेक कर ले रहा हूँ। ये 5t बाई 2 हो जा रहा है, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2r। यहाँ से t की वैल्यू पता चल रही है, t इज कमिंग एज एम वी स्क्वायर बाई 5r, दैट इज द t फॉर टेंशन। और इसके बाद अपने को चाहिए ACM, सो फाइनली ACM इज हेयर विच इज t by 2m, t was mv square, t was mv square divided by 5r, इसके साथ हम 2m से डिवाइड कर दे रहे हैं, सो दिस नंबर कन्वर्ट्स इनटू v स्क्वायर बाई 10r। अच्छा, v की वैल्यू कितनी थी, j बाई m, तो इसको भी रख देते हैं, तो ये बनेगा j स्क्वायर डिवाइड बाई 10 टाइम्स r इंटू m स्क्वायर। कैलकुलेशन मैंने इधर उधर की है, प्लीज पे अटेंशन। अगर आई होप यू आर देयर, यू आर वाचिंग और यू कैन सी दिस। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अभी छोड़ देंगे तो बाद में टाइम भी नहीं मिल पाएगा उसके लिए। सो ACM की वैल्यू आप यहाँ पे रख करके एक बार चेक कर लीजिए आंसर, और उसके बाद फिर मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। ACM फाइनली j स्क्वायर, j की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 10, m का वैल्यू √10, r का वैल्यू 25, तो 10 के स्क्वायर बनाएंगे तो 100 हो जाएगा। 10 को 10 रखिए, r 25 सेंटीमीटर यानी 1/4 मीटर, m स्क्वायर का मतलब √10 का स्क्वायर, तो ये नंबर बनेगा जाके 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है, एग्जैक्टली 4 आ जा रहा है, और ये 4 दिया गया है, तो जम जाता है। और इसमें कौन सा स्टेप आपको नहीं समझा, आप पूछ सकते हो, अगर समझ में आ गया जॉब इज डन। और एक बहुत अच्छा सवाल था जिसमें कई सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व थे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। थर्ड इक्वेशन आप पूछ रहे हो, मैं थर्ड के बारे में बोल देता हूँ। इक्वेशन नंबर थर्ड, वेयर इज दिस? थर्ड इज वेरी सिंपल, इट सिंपली सेज मास, डिस्क का BD बनाइए, डिस्क में टोटल फोर्स कितना लग रहा है T, और सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन कितना है ACM, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ACM। मास कितना दिया गया 2m,
डिस्क का मास 2m है. So third is F equal to ma, Newton's law, second law. Any other equation you want to be explained? With respect to A, जो m का BD बना है, ये खास इंपॉर्टेंस का था और उसमें एक एक्सेलरेशन का इन्वॉल्व होना, ये सारी इन्वॉल्व होना वो जरूरी है. एनीवे, सो दिस इज पेपर 1 विद कंप्लीट सॉल्यूशन. और अभी एक क्वेश्चन में करेक्शन आया है जो कि रोलिंग केस से रिलेटेड था. उसका आंसर मैं करेक्ट करके आपको देता हूँ. एवरीथिंग एल्स इज फाइन. आई एम नॉट ऑडिबल. should be okay. इसके बाद आपने बीच में कहीं लिखा था इन पेपर 2 सम क्वेश्चंस हैड आंसर दिस. हाँ, वो करेक्शन कर दे रहा हूँ. 0.66 को 0.67 अगर आपने लिखा है या 66 लिखा है तो वो करेक्ट माना जाएगा. तो डोंट वरी फॉर दैट. जस्ट वरी अबाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स एंड डूइंग कैलकुलेशन करेक्टली. राउंड ऑफ करके जनरली आपको लिखना चाहिए. तो अगर आपने 66 लिखा हुआ है चलेगा, 0.67 लिखा है चलेगा. So today at what time will you be there? Same timing. It will be 3 to 4 for 11th. So 3 to 4 I will be there. हाँ, आपका जो 6.66 और 0.67 का प्रॉब्लम है उसको करेक्ट किया जा रहा है और 0.66 भी करेक्ट माना जाएगा, 0.67 भी करेक्ट माना जाएगा. सो वो एक डेसिमल पॉइंट का आपको रिलैक्सेशन रहेगा. आई मीन एक डिजिट का रिलैक्सेशन रहेगा. सो डोंट वरी फॉर दैट. नेक्स्ट मेंस टेस्ट सिलेबस वो आपको संडे को डिसाइड करके बता देंगे. फिजिक्स में हम लोग ग्रेविटेशन को रखेंगे और नेक्स्ट वीक में हम लोग ग्रेविटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे. फिर ग्रेविटेशन का मेंस पैटर्न का टेस्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एवरीवन.